एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जहां पे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चंस है, वो सारा कुछ हम लोग आज एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं कैश फ्लो में, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, वो सारे को हम लोग आज एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर 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 से शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजिशन सोज सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स। ऑप्शन नंबर बी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ऑप्शन नंबर सी इनकम एंड एक्सपेंसेस, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजिशन शोज। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस होता है वो स्टेटमेंट क्या शो करता है? द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन शोज। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन शोज। तो क्या शो करता है? जो भी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस होते हैं वो स्टेटमेंट क्या शो करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स। तो फाइनेंशियल पोजीशन का जो चेंज होता है वो क्या शो करता है? वो शो करता है सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स को वो शो करता है। वो हम लोग को ये बताता है कि कैश जो है वो कहाँ से आया और कहाँ वो चला गया, मतलब कैश कहाँ से आया है और कैश कहाँ पे गया है, वो हम लोगों को बताता है फाइनेंशियल पोजीशन। इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं यूसेज एंड सोर्सेज ऑफ फंड्स का। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ही हम लोगों को पता चलेगा कि कैश हम लोगों का कहाँ से आया है, कितना आया है और कहाँ पे कितना गया है। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैश इक्विवेलेंट मीन्स कैश बैंक, यहाँ पे बैंक होगा, बैंक, कैश एंड बैंक, हाई लिक्विड इन्वेस्टमेंट। कैश इक्विवेलेंट मीन्स, कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कैश होता है, बैंक होता है, कैश एंड बैंक दोनों होता है, या फिर हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है ऐसे एसेट जो कि क्या होते हैं? हाईली लिक्विड होते हैं। क्या होगा? ऐसे एसेट जो कि क्या होते हैं? हाईली लिक्विड होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं। ऐसे एसेट्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें वो सारे एसेट्स आएंगे जो कि हम लोग जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, सारे एसेट जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है शॉर्ट टर्म से ज़्यादा टाइम ले करके, या मोर इमीडिएट वे में जिसको क्या कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं? इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं बैंक अकाउंट को, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को, कैश को, ये सारे कुछ को हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इसमें ऐसे सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है कि जब ऐसे सिक्योरिटीज़ को हम लोग इशू करते हैं जो कि विद इन 90 डेज़ क्या हो जाए? सेल हो जाए। क्या हो जाए? विद इन 90 डेज़ जिसको सेल किया जा सकता है और जिसका मेच्योरिटी पीरियड 90 डेज़ का ही सिर्फ हो, उसी को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट ये समझिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो सारे एसेट्स को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि क्या हो? कैश में इजीली कन्वर्ट किए जा सके, मोर शॉर्ट टर्म में या फिर मोर इमीडिएट वे में, जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सके। और ऐसे सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है जो कि 90 डेज़ में सेल हो जाए, या जिसका मेच्योरिटी पीरियड सिर्फ और सिर्फ 90 डेज़ का हो। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? तो इसमें हम लोग बैंक अकाउंट इंक्लूड करते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ इंक्लूड करते हैं और कैश को भी इंक्लूड करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो? डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन डेटर, इशू ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो? इसमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं होता है?
डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन डेटर, इशू ऑफ शेयर्स या सेल इन अ फिक्स्ड एसेट्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन क्रेडिटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज इन क्रेडिटर जो है वो कैश इनफ्लो नहीं होता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैश इनफ्लो में क्या क्या चीज़ों को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं और कैश आउटफ्लो में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैश इनफ्लो के बारे में और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कैश आउटफ्लो के बारे में। तो क्या क्या चीज़ों को हम लोग कैश इनफ्लो में इंक्लूड करते हैं? तो कैश इनफ्लो में हम लोग इंक्लूड करते हैं सबसे पहले हमारा जो कैश बैलेंस होता है, या तो हम लोग इसको ओपनिंग बैलेंस भी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। बाद में हम लोग इसके बाद क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं? सेल को, जो कि इमूवेबल एसेट्स का भी सेल होता है, सेल ऑफ इमूवेबल एसेट, हम लोग उसको भी यहाँ पे क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। जो भी शेयर इशू कर रहे हैं कैश में, याद रखिएगा, जो भी शेयर हम लोग किस में इशू करते हैं? कैश में इशू करते हैं, उसी को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। साथ ही साथ डिबेंचर जो भी हम लोग कैश में इशू करते हैं। फिर इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये भी यहाँ पे होगा। साथ ही साथ यहाँ पे कैश सेल्स भी इंक्लूड होगा। क्लियर है? तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है कैश इनफ्लोज में? तो कैश इनफ्लोज में आ जाएगा कैश बैलेंस, जो कि अगर ओपनिंग रहा तो वो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सेल ऑफ इमूवेबल एसेट्स, शेयर इशू अगर कैश में किया गया है तो, डिबेंचर इशूड फॉर कैश, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेप्ट, डिक्रीज इन डेटर और कैश सेल्स को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं कैश आउटफ्लो में हम लोग क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे आएगा रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट अगर कर रहे हैं तो वो आएगा। फिर अगर डिविडेंड पे कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो वो भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कैश में अगर हो रहा है तो वो भी इंक्लूड होगा। साथ ही साथ रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर भी होगा यहाँ पे, अगर वो भी कैश में हो रहा है तो रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर फॉर कैश, वो भी यहाँ पे हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ लॉस अगर हो रहा है ऑपरेशन से, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। इसके बाद अगर क्रेडिटर्स का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन इन क्रेडिटर्स, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। यानी कि डिक्रीज इन क्रेडिटर अगर है तो उसको भी हम लोग कहाँ पे इंक्लूड करेंगे? कैश आउटफ्लो में इंक्लूड करेंगे। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैश इनफ्लो में क्या क्या आएगा और कैश आउटफ्लो में क्या क्या जाएगा। कैश इनफ्लो में क्या होगा? कैश बैलेंस ओपनिंग अगर है तो, सेल ऑफ इमूवेबल एसेट, शेयर इशू अगर कैश में किया गया है तो, फिर डिबेंचर कैश में इशू किया गया है तो, लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो इंक्रीज़ होने से, साथ ही साथ डेटर का इंक्रीज़ होना, और कैश सेल्स भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। कैश आउटफ्लो की बात करें तो रीपेमेंट ऑफ डेब्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फिर आएगा परचेज अगर हम लोग किए हैं फिक्स्ड एसेट्स को तो, फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अगर कैश में है तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर डेप्ट और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर कैश, और फिर आ जाएगा लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, और साथ ही साथ डिक्रीज इन क्रेडिटर यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है इतना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर आर ₹50,000 एंड ₹60,000 respectively. Then the amount of change in the working capital will be increase of ₹10,000, decrease of ₹10,000, increase of ₹1,10,000, decrease of ₹1,10,000. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? वर्किंग कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर आर 50,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। तो जो वर्किंग कैपिटल है प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का है 50,000 और करंट ईयर का है 60,000। देन द अमाउंट ऑफ चेंज इन द वर्किंग कैपिटल विल बी, तो कितना अमाउंट से वर्किंग कैपिटल चेंज हुआ है आप लोगों को वो बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका राइट आंसर। तो जो वर्किंग कैपिटल है प्रीवियस ईयर का, जो प्रीवियस ईयर का वर्किंग कैपिटल है वो कितना है? वो हो जाएगा 50,000, और जो वर्किंग कैपिटल इस ईयर का करंट ईयर का वो हो जाएगा 60,000। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास कितना आंसर निकल के आएगा? अगर हम लोग 60,000 में से 50,000 को माइनस करते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10,000 निकल के आएगा।
तो ना ये होगा ना ये होगा, हम लोग को चाहिए ए या बी में से कुछ होगा। तो 10,000 क्या होगा, इंक्रीज़ में जाएगा कि डिक्रीज़ में जाएगा, तो 10,000 से यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल। क्लियर है। तो हमारा वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है, 10,000 से इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगर आप लोगों का यहाँ पे -50,000 दिया रहता, क्या दिया रहता, -50,000, तब आप लोगों का आंसर जो है वो सी हो जाता। जैसे यहाँ पे 60,000 होता, फिर माइनस और फिर ब्रैकेट में जाता -50,000, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाता 60,000 + 50,000 जो कि होता 1,10,000। तब क्या होता, ये होता ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे माइनस होने से आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, अगर माइनस नहीं होता तो ऑप्शन नंबर ए होता। क्लियर है इतना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। In which head dividend received by financial enterprises is shown in the cash flow statement? Option number A, operating activities. Option number B, investment activities. Option number C, financial activities. या option number D, all of these. In which head dividend received by financial enterprise is shown in the cash flow statement? तो आप लोगों को बताना है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस के द्वारा जो डिविडेंड रिसीव किया जाता है उसको कौन से हेड में हम लोग लिखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कि रिवाइज्ड हुआ है AS 3, उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट होता है इंटरेस्ट का, ध्यान में रखिएगा किसका, इंटरेस्ट का, और साथ ही साथ किसका, और डिविडेंड का, या तो वो रिसीव हो या तो फिर क्या हो, वो पेड हो। रिसीव्ड और पेड वो डिपेंड करता है इंटरप्राइजेज़ के नेचर में, जो कि मतलब फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज़ है उसके नेचर में वो क्या होता है, डिपेंड करता है। और भी बाकी जो अदर इंटरप्राइजेज़ है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज़ के केस में अगर हम लोग देखें तो जो कैश फ्लो होता है इंटरेस्ट के पे होने से, किससे, इंटरेस्ट के पे होने से और साथ ही साथ डिविडेंड के रिसीव होने से, तो उसको हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे। किस में करेंगे, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट पेड है और डिविडेंड रिसीव्ड है, क्या है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड रिसीव्ड, अगर ये दोनों केस है तो उस केस में क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोग डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग होता है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी विथ रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए, पेमेंट ऑफ बैंक लोन। ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर। ऑप्शन नंबर सी, कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर डी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ विथ रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो स्टेटमेंट के रेफरेंस में। पेमेंट ऑफ बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स या फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो पेमेंट ऑफ बैंक लोन ये एक एग्जाम्पल होता है, इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर भी एग्जाम्पल है, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट भी एग्जाम्पल है, लेकिन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एग्जाम्पल नहीं होता है। इसके जगह हम लोग अगर रहता क्या, परचेज ऑफ स्टॉक, अगर परचेज ऑफ स्टॉक रहता तो वो एक तरह का एग्जाम्पल हो जाता, लेकिन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एग्जाम्पल नहीं होगा। ये जो है वो एग्जाम्पल नहीं होगा, परचेज ऑफ स्टॉक जो है वो एग्जाम्पल होगा। तो क्या क्या सही है, पेमेंट ऑफ बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट और परचेज ऑफ स्टॉक जो है वो क्या है, एग्जाम्पल होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, पर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है वो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है। तो जनरली कितने तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो 3 तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। सबसे पहला क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, दूसरा क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होते हैं, और थर्ड क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये 3 टाइप्स के एक्टिविटीज़ होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर नेट कैश इनफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट इज।
सेल माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स। ऑप्शन नंबर बी सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑप्शन नंबर सी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिशिएशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डेप्रिशिएशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? फॉर्मूला फॉर नेट कैश इनफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट इज, नेट कैश इनफ्लो का फॉर्मूला क्या होता है किसी प्रोजेक्ट का? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिशिएशन। कैश फ्लो जनरली क्या होता है, डिफरेंट होता है उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे ऐसे रेवेन्यूज़ होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए हुए होते हैं, लेकिन वो अभी तक रिसीव या पे नहीं किए होते हैं। क्या होते हैं? रिसीव्ड या पेड वो नहीं होते हैं, लेकिन उसको क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग शो कर देते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट कैश फ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिशिएशन, या डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, डेप्रिशिएटेड वैल्यू। उसके बाद में इसमें हम लोग एक और चीज़ प्लस करेंगे, वो होता है डेप्ट अमोर्टाइजेशन। क्या होगा? डेट अमोर्टाइजेशन। तो क्या होता है नेट कैश फ्लो का फॉर्मूला? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस डेट अमोर्टाइजेशन। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। In certainty equivalent approach, adjusted cash flows are discounted at accounting rate of return, internal rate of return, hurdle rate, risk free rate। क्या होगा इसका राइट आंसर? In certainty equivalent approach, adjusted cash flows are discounted in। तो कोई भी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में जो भी एडजस्टेड कैश फ्लो होते हैं उसको हम लोग कहाँ पे डिस्काउंट करते हैं, कहाँ पे वो डिस्काउंटेड किए जाते हैं? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हर्डल रेट, या फिर रिस्क फ्री रेट। क्या होगा इसका राइट आंसर? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिस्क फ्री रेट। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। फंड्स इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स। तो जो फंड्स होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में उसका मतलब क्या होता है? कैश, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़, या फिर वर्किंग कैपिटल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कैश, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, या फिर वर्किंग कैपिटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्किंग कैपिटल। तो जो फंड होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट का उसका मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है उसका मतलब। तो जो फंड फ्लो है उसका फंड क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। मतलब कि वहाँ पे क्या होगा वर्किंग कैपिटल के बीच में करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज़ में क्या होगा? डिफरेंस होगा। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। और जो ये डिफरेंस को शो करता है, एक्सप्रेस करता है, क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, उसी को हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, जो कि वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस को शो करता है। क्लियर है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द कैश इनफ्लो पर एनम विल बी अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस टैक्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स। ऑप्शन नंबर बी अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स डेप्रिशिएशन। ऑप्शन नंबर सी ओनली अकाउंटिंग प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। द कैश इनफ्लो पर एनम विल बी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स डेप्रिशिएशन, ओनली अकाउंटिंग प्रॉफिट, या नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका आंसर देने का आप लोग कोशिश कीजिए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रही हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, तो आप लोगों को क्वेश्चंस के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देने की कोशिश कर रही हूँ। अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड मैंने अलग अलग वीडियोज़ बनाया है ताकि आपको टॉपिक वाइज अच्छी तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो सके। इसके बाद किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, या कोई टॉपिक में डाउट हो तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस क्वेश्चन का आंसर की तरफ। द कैश इनफ्लोज पर एनम विल बी अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स डेप्रिशिएशन, ओनली अकाउंटिंग प्रॉफिट, या नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स डेप्रिशिएशन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। इसका
कैश इनफ्लो का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो वो देख लेते हैं। कैश इनफ्लो तो उसका हो जाएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्स माइनस डेप्रीसिएशन, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो जो कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है, जो भी नेट कैश रिसीव्ड होता है किसी भी बिजनेस का, जो कि नेट कैश इनफ्लो को कंप्यूट करने में काम आता है, कैलकुलेट किया जाता है जिसकी मदद से नेट कैश इनफ्लो को, और जो टोटल कैश इनफ्लो होता है उसको हम लोग डिडक्ट करते हैं टोटल कैश आउटफ्लो से, या तो फिर जो भी अमाउंट है टैक्स का या डेप्रिसिएशन का उससे हम लोग क्या करते हैं उसको डिडक्ट करते हैं। क्लियर है। तो हम लोग नेट कैश इनफ्लो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में से टैक्स और जो भी डेप्रिसिएशन है उसको माइनस करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू।